हाय, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम फिस्टुला का एक ऐसा केस डिस्कस करेंगे जो कि हॉर्सू शेप एब्सेस के साथ है। और वो जो हॉर्सू शेप एब्सेस है वो एंटीरियर साइड में है, वो भी इश्योरेक्टल स्पेस में है। अगर हमारे पास कोई ऐसा फिस्टुला का केस आता है जो हॉर्सू शेप टाइप का ट्रैक है या कोई ऐसी कैविटी है जो हॉर्सू शेप टाइप की हो गई है, तो इस केस को सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है वाया आर्टिफिशियल विंडो बना के केस करने का। लगभग 10 साल में हमने ऐसे 400 से 500 केस किए हैं और लगभग सारे केस अभी तक क्योर हुए हैं। जबकि ग्रेड 4 के केस और हाई एनल के फिस्टुला के केस काफी कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं जिनको सॉल्व करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्षारसूत्र एंड बाय मेकिंग आर्टिफिशियल विंडो फॉर द ड्रेनेज पर्पज, जब हम ड्रेनेज पर्पज से एक आर्टिफिशियल विंडो बना के इस तरह के केस को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से इस केस को सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारे पास एक एमआरआई रिपोर्ट है, इसके साथ साथ हम आपको फिल्म भी दिखाएंगे कि फिल्म में भी, जैसे ये हमारे पास एक फिल्म है जिस केस को हम डिस्कस करेंगे, उसकी एक फिल्म है जिसमें देख सकते हैं आपको यहाँ पे जितना भी व्हाइट व्हाइट सा एरिया आपको दिख रहा है, ये सब जो है वो एब्सेस का यानी पस का कलेक्शन है और एब्सेस इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। और साथ साथ में हम आपको एमआरआई रिपोर्ट भी दिखाने जा रहे हैं। जिस एमआरआई रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे, जो एमआरआई रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के हिसाब से इसका डायग्नोस्टिक प्रेजेंटेशन क्या होगा और ऐसे केस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। तो यहाँ पे हम आपको, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे दिखाया है, ये हमने एक मॉडल बनाया है जिसमें मॉडल में पहले हम आपको बता देते हैं इसमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस पेशेंट को हमने लिथोटमी पोजीशन पे लिटा दिया, तो ये जो सेक्शन हम देखेंगे उसको एक्सियल सेक्शन बोलेंगे। अगर इसी पेशेंट को हमने खड़ा करा दिया तो इसको हम कोरोनल सेक्शन बोलते हैं। कोरोनल सेक्शन में ये एब्सेस जो है वो कैसे दिखाई देगा, एक्सियल सेक्शन में कैसे दिखाई देगा और सैजिटल सेक्शन में भी कैसे दिखाई देगा, हम आपको कोशिश करेंगे पूरा एक चीज एक्सप्लेन करें। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जब हम पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन पे लिटाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। ये हमारी एनल कैनाल है, ये हमारी एनल कैनाल है। एनल कैनाल के बाहर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वो है इंटरनल स्फिंक्टर। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच के स्पेस को हम इंटरनल स्फिंक्टर की स्पेस कहते हैं। इसके बाद हमारा होता है इस एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर वाला ये स्पेस जो होता है वो होता है इश्योएनल या इश्योरेक्टल स्पेस। अब इस स्पेस के बाद ये जो मसल्स होती है इसको हम ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल बोलते हैं। और यहाँ पे इश्योप्यूबिक रैमस होता है और ये इश्योप्यूबिक रैमस ये होता है, इशियल ट्यूबरोसिटी होता है। तो ये आगे जाके यहाँ पे जब दोनों इशियल जो बोन होती हैं जब जुड़ती हैं, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस बनता है और पीछे की तरफ यहाँ पे कॉकिक्स होता है। यहाँ पे जो रेड रेड एरिया देख रहे हैं ये ग्लूटियस मैक्सिमस है। और ये जो मसल्स देख रहे हैं ये क्या करता है, जो कॉकिक्स से लेके एक्सटर्नल स्फिंक्टर का जो सुपरफिशियल कंपोनेंट होता है उसको जोड़ने वाली जो लिगामेंट मसल्स होती हैं उसको हम यहाँ पे एनोकॉक्सिस लिगामेंट कहते हैं। ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड में हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो कॉकिस से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ एनोकॉक्सियल लिगामेंट। और आगे की तरफ प्यूबिक यहाँ पे जो ये भी एक लिगामेंट होता है जो कि आगे की तरफ यहाँ पे जुड़ा होता है। तो जिसकी वजह से हमारी एनल कैनाल एक जगह स्टेबल होती है। अब चूंकि यहाँ पे जो हम केस डिस्कस करेंगे, अब इसमें कुछ स्पेसेस होते हैं। पहले हम एमआरआई रिपोर्ट पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं इस एनाटॉमी को पढ़ने और समझने का मतलब क्या है। जब आप एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल से रिलेटेड जब आप बिल्कुल क्लियर रहेंगे तो आप विश्वास करिए, जब भी आपके पास कोई एमआरआई रिपोर्ट आएगी आप विद इन सेकेंड आप उसको दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि ये ट्रैक कहाँ कहाँ जा रहा होगा। क्योंकि हमारे पास अगर 100 प्रकार के फिस्टुला के केस आते हैं तो वो 100 जो केस होते हैं सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। देखिए पाइल्स का ऑपरेशन, फिशर का ऑपरेशन सब सेम होता है। आप चाहे एक पेशेंट आए चाहे 10 पेशेंट आए, आपको सेम तरीके से ऑपरेट करना है। लेकिन फिस्टुला के केस में हर पेशेंट अलग तरीके से अपना केस प्रेजेंट करता है और हर पेशेंट में हमें नई टेक्निक तो लगभग सेम होगी, बस हमारा जो ट्रीटमेंट का प्लान होता है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे कोई पोस्टीरियर साइड में केस ओपनिंग है तो बहुत आसान है, लेकिन वही एंटीरियर साइड में जब ओपनिंग होती है तो हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है ड्रेनेज पर्पज के। तो पहले हम रिपोर्ट पढ़ेंगे इस केस के बारे में। इंटरनल ओपनिंग इज नोटेड इन द एंटीरियर एनल कैनाल एट 12 o'clock पोजीशन नियर द एनल वर्ज। इट इज सीन कम्युनिकेटिंग विद द एंटीरियर ischial fossa abscess with measure 5.5 centimeter into 4.8 centimeter into 2.3 centimeter in size. Anteriorly, the abscess is seen abutting the base of the penis. तो यहाँ पे बड़ा सा एब्सेस है, बेस ऑफ पेनिस तक गया हुआ है। सुपीरियरली अब कह रहा है ऊपर की तरफ गया है। इट इज रीचिंग अप टू द लिवेटर नेक मसल्स बट नॉट क्रॉसिंग द इट inferiorly. It is extending into bilateral ischial fossa to form the horseshoe shape
posteriorly it is abutting the posterior anterior anal canal। तो यहाँ पे हमने ग्रेड 4 का फिस्टुला देखा। रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने पिक्चराइजेशन कर दिया है। कह रहा है कि जो है फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग है वो 12 o'clock पर है और कहाँ पे, जस्ट एनल वर्स के पास में है, यानी लगभग डेंटेड लाइन के पास है। उन्होंने लिखा नहीं है लेकिन मान लेते हैं, क्योंकि फिस्टुला की जो हम लोग अगर 70 से 80% फिस्टुला की जो ओरिजिन होती है वो एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से होती है। और एनल ग्लैंड कहाँ पे होती है? डेंटेड लाइन पे होती है। ये एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई, इसकी वजह से यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स किया, फिर एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स करके इस्चियोएनल फोसा में इन्होंने एब्सेस बनाया। और एब्सेस की जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई है, यानी लेंथ, विड्थ और इसकी डेप्थ यहाँ पे देख सकते हैं 5.5, 4x4 x 2 into 3 सेंटीमीटर। और कहाँ पे है? ये इस्चियोएनल फोसा में है, एंटीरियर साइड में है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर है और राइट एंड लेफ्ट दोनों एरिया में है, क्योंकि बाइलेटरल है। तो अब सोचिए, और ये जो एब्सेस है वो क्या हुआ? वो बेस ऑफ द पेनिस, यानी जहां पे बेस ऑफ द पेनिस होता है वहां तक रीच कर गया है। और अंदर की तरफ अगर हम जाएं, सुपीरियर जाएं, तो लिवेटर नई मसल तक लगभग पहुंच गया है, लेकिन लिवेटर नई मसल को पार नहीं किया है। तो अगर लिवेटर नई मसल तक गया है, लिवेटर नई मसल को पार नहीं कर रहा है, तो दिस इज द केस ऑफ ग्रेड 4 फिस्टुला। अब क्या है कि हमने रिपोर्ट पढ़ ली, अब जरा हम इसकी पहले इसकी फिल्म भी देख लेते हैं। फिल्म में क्या यही पिक्चर आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? तो हम थोड़ा सा फिल्म देखेंगे, फिर वापस हम आते हैं इसी पिक्चर पे। देखिए, ये हमने अभी जो एमआरआई रिपोर्ट पढ़ी है उसका ये फिल्म है। तो ये जो फिल्म है ये आपका ये जो शो कर रहा है वो आपका एक्सल सेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे जो मेरी दोनों फिंगर्स है ये आपका इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, और जो ये बोन जा रही है इसको हम बोलते हैं इस्चियोप्यूबिक रेमस, और यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस है। तो दोनों इस्चियल ट्यूबरोसिटी के अंदर की तरफ, दोनों अंदर की तरफ एनल कैनाल के बीच में, तो ये जो एरिया है वो इस्चियल यहाँ पे जो है ये फोसा है, इस्चियोनल फोसा है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में तो थोड़ा सा कम यहाँ पे व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, लेकिन राइट साइड में देखिए तो ये बिल्कुल व्हाइट व्हाइट से स्पॉट दिख रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ आए, ये देखिए, ये जो यहाँ पे देखिए एब्सेस कितना बड़ा है, ये एंटीरियर साइड का है। देखिए बेस ऑफ द पेनिस यहाँ पे है, इसके जस्ट नीचे आप देखिए एब्सेस है। इसके बाद हम देखें तो राइट साइड में अगर देखिए तो ये लगभग 6 o'clock की तरफ देखिए पूरा ये एरिया क्या है, एक तो इन्फिल्ट्रेशन भी है, प्लस यहाँ पे पस का कलेक्शन है। तो ये जो है देखिए ये राइट साइड में है, थोड़ा कहाँ है लेफ्ट साइड में। तो इस्चियल यहाँ पे जो स्पेस है, जो यहाँ पे स्पेस है उसमें देखिए पूरा ये आपका एब्सेस क्या है, ये फैला हुआ है। और कैसा है? हॉर्सशू शेप टाइप का, यानी घोड़े की नाल जैसा है। और कहाँ पे? एंटीरियर साइड में है। इसका ये जो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लियर कट है, सी शेप का है। और कहाँ पे है? जो इस्चियोनल स्पेस में है। तो यहाँ पे हम क्लियर है। फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं सेजाइटल सेक्शन। तो यहाँ पे पेशेंट का सेजाइटल सेक्शन हम देखेंगे। सेजाइटल सेक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं पेशेंट का बैकबोन। ये बैकबोन है, क्योंकि बैकबोन के जस्ट सामने क्या होता है? रेक्टम। यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर कट आपको रेक्टम दिख रहा है, ये बिल्कुल ऐसे देखिए, यहाँ रेक्टम है और यहाँ पे देखिए एनल कैनाल है। रेक्टम और एनल कैनाल के बीच में एक एंगल बनता है, जिसको एंगल बनाने में हेल्प करता है यहाँ पे पिबोरेटलिस मसल। और आपका जो एनल कैनाल होती है वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड होती है। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में उतना व्हाइट व्हाइट सा एरिया नहीं दिख रहा है जितना एंटीरियर साइड में दिख रहा है। तो एंटीरियर साइड कहाँ है? 12 o'clock पे। तो यहाँ पे देखिए 12 o'clock पे खूब बड़ा सा एब्सेस है। और ये पूरा जो यहाँ पे ग्लूटियस वाला रीजन है, जो ग्लूटियस मैक्सिमस के बगल वाला एरिया है, देखिए पूरा इन्फिल्ट्रेशन है, पूरा व्हाइट व्हाइट सा आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे हम एब्सेस पहचानते हैं। और अब हम इसका जो है आपको कोर्नल सेक्शन देखेंगे। कोर्नल सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्नल सेक्शन, ये एनल कैनाल है। एनल कैनाल के दोनों तरफ साइड में देखिए काफी, यहाँ पे राइट साइड में तो काफी ज्यादा आपको कैविटी शो कर रही है, लेकिन लेफ्ट साइड में कम है। तो ये हॉर्सू टाइप का आपको बिल्कुल इंडिकेशन कर रहा है कि हॉर्सू शेप टाइप का ट्रैक है। और ये वाला पिक्चर देखिए, एनल कैनाल यहाँ साफ साफ दिख रही है। एनल कैनाल के राइट साइड में देखिए यहाँ पे एब्सेस दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड में आपको एब्सेस ज्यादा नहीं दिख रहा है, बस इन्फिल्ट्रेशन आपको अच्छा खासा दिख रहा है। अब हम आते हैं अपने उस पे। अभी हम लोगों ने इसका फिल्म देख लिया, अब हम इसका ट्रीटमेंट का प्लान देखेंगे। तो मैंने आपको पहले के सारे वीडियोस में आप हमारा एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल पढ़ सकते हैं। जितनी एनाटॉमी होती है एनल कैनाल के आसपास के हमने सब पढ़ा दिया है। हॉर्सू से फिस्टुला क्या होते हैं, फिस्टुला कितने प्रकार के होते हैं, पाइल्स, सब कुछ पढ़ा दिया है। अब हम इस केस को सॉल्व करने का तरीका, इसके पहले के जस्ट कल वाले वीडियो में मैंने बताया था, फिस्टुला को ठीक करने के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हमें इंटरनल ओपनिंग को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल ओपनिंग क्या है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। क्योंकि यहीं से कलेक्शन, जो इन्फेक्शन यहीं से गया है
और जो कलेक्शन का कारण है वो इंटरनल ओपनिंग है। तो जब हम मल त्याग के जाल ले जाते हैं तो जो मल के टुकड़े होते हैं वो इंटरनल ओपनिंग से थोड़ा बहुत जाते रहते हैं। तो फॉरेन पार्टिकल अगर किसी कैविटी में इकट्ठा होगा तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे सुपुरेशन करेगा, पस का फॉर्मेशन कराएगा। तो हमें सबसे पहला नियम है कि हमें इंटरनल ओपनिंग को सर्च करना है और इसको किसी तरह इसको आपको ठीक करना है। तो इंटरनल ओपनिंग को हमने लाइगेट करना है। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इंटरनल ओपनिंग को हमने पहले तो हमने क्या किया, इंटरनल ओपनिंग को सर्च करना है। फिर हमें क्या करना है, दूसरा हमने पढ़ाया था आपको ड्रेन। फिस्टुला को ठीक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रेन, क्योंकि इस केस में एक्सटर्नल ओपनिंग कहीं नहीं है। तो एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। ड्रेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बनाना पड़ेगा। ओपनिंग कैसे, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल विंडो, आर्टिफिशियल विंडो बनाकर। तो अब क्या करना है, तो ये चूंकि ये ट्रैक थोड़ा सा इधर है और ज्यादा इधर है, तो आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे 12 ओ क्लॉक पे एक आपको विंडो बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, विंडो बनानी पड़ेगी। क्योंकि जब हम विंडो बनाएंगे तो क्या होगा कि हम यहाँ पे जब यहाँ से प्रोब जब अंदर डालेंगे तो 12 ओ क्लॉक से एक छारसूत लाइगेट करेंगे, और जो यहाँ पे हम विंडो बनाएंगे, विंडो का माउथ यानी जो ओपनिंग होगी उसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। क्योंकि अगर हमें लेफ्ट साइड का भी ट्रैक अगर अपने आप ठीक करना है बिना छासू लाइगेशन के, तो आपको एक्सटर्नल ओपनिंग को बड़ा बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसको बड़ा नहीं बनाएंगे तो जो ये वाला ट्रैक था जो लेफ्ट साइड की तरफ ट्रेवल कर रहा था, उसका पस इधर से ड्रेन नहीं हो पाएगा, और ड्रेन नहीं होगा तो इधर भी फिस्टुला क्या होगा, इधर भी बढ़ता चला जाएगा। तो हमें एक्सटर्नल एक विंडो बनाना है जस्ट अबव द 12, मतलब जहां पे इंटरनल ओपनिंग है जस्ट अबव, यानी 12 ओ क्लॉक पे विंडो बनाना है। इस विंडो के थ्रू हम इस वाले ट्रैक को हील करा सकते हैं। लेकिन ये वाला जो ट्रैक है वो काफी नीचे तक आ गया है, लगभग 7 और 6 ओ क्लॉक तक आ गया है। अब चूंकि सिर्फ इस विंडो से इस ट्रैक को नहीं हील करा सकते हैं, तो यहाँ पे विंडो से हमें फिर यहाँ पे एक आर्टिफिशियल विंडो और बनाना पड़ेगा, जहां पे आपका एब्सेस का सबसे लास्ट पॉइंट होता है। तो एक छारसूत हमें इधर से इधर लाइगेट करना है और एक छारसूत आपको इधर से इधर लाइगेट करना है। तो आपका जितना भी पस का कलेक्शन है वो इस वाले एरिया का यहां से निकलेगा, और जो इस वाले एरिया का है वो यहां से निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, आपको पेरिनल स्किन पे एक विंडो बनाना है, ताकि ये जो पस का कलेक्शन है वो लिविटेनिंग मसल तक भर गया है, वो कहां से निकलेगा, वो यहां से निकल जाएगा। तो किसी भी फिस्टुला को ठीक करने के लिए पहला नियम है, आप उसको इंटरनल ओपनिंग सर्च करिए, ड्रेन बनाइए, और तीसरा नियम है क्लीनिंग ऑफ द फिस्टुला ट्रैक। अब क्या होता है, कई बार हमने विंडो बना दिया, लेकिन हीलिंग प्रक्रिया के दौरान एक्सटर्नल ओपनिंग जो हमने बनाई है या जो नेचुरल पड़ी हुई थी, जब छासू लाइगेशन करते हैं, जब इसमें हीलिंग प्रोसेस होती है, तो कई बार एक्सटर्नल ओपनिंग बार बार क्या होती है, बंद हो जाती है। तो जो पस यहाँ पे इकट्ठा था, जो भरा हुआ था, कई बार अच्छे से ड्रेन नहीं हो पाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, इसको सिरिंज में आपको कोई भी सोल्यूशन भरना है, चाहे वो एंटीसेप्टिक का हो, चाहे एंटीबायोटिक का हो, या आप जो भी आपको पसंद आए उसको अंदर पुश करते रहिए। तो जो आपके कैविटी में डेड डैमेज इंफेक्टेड टिश्यूज होते हैं या फॉरेन पार्टिकल पड़ा हुआ है, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्लीन होता जाएगा। और जितना ज्यादा आपका ये ट्रैक या एब्सेस, जितना ज्यादा जो कैविटी थी जितना ज्यादा क्लीन होगी, आपका फिस्टुला ट्रैक उतनी जल्दी ठीक होगा। नहीं तो आप इंटरनल ओपनिंग भी सर्च कर लीजिए, ड्रेन भी अच्छा बना लीजिए, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके फिस्टुला ट्रैक में या जो रेमिफिकेशन थे, जो ब्रांचेस थे या जो कैविटी थी, अगर उसमें रह गया, तो आपका फिस्टुला जल्दी ठीक नहीं होगा। और आपने देखा होगा फिस्टुला एक ऐसी समस्या है जिसमें मल्टीपल टाइप्स, एक पहले तो इंडिया में ही बहुत सारे इसके ऑपरेशन के जो तरीके हैं वो हैं। अगर सोचिए कि अगर केवल एक ही टाइप के ऑपरेशन से फिस्टुला ठीक हो जाता, तो जैसे लिफ्ट है, वेफ्ट है, फाइब्रिन ग्लू है, फिस्टुलोटॉमी है, फिस्टुलेक्टॉमी है, छारसूत लाइगेशन है, और इफ्टेक टेक्निक है, बहुत सारे टेक्निक्स आई हैं। क्यों आई हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक टेक्निक से वो फिस्टुला ना ठीक हो रहा तो दूसरी टेक्निक से हम ठीक कर लेंगे। तो अगर आप इस तरह के प्लान से अगर आप किसी भी फिस्टुला को ठीक करने चलते हैं, तो आप विश्वास करिए, सबसे अच्छी बात है फिस्टुला जल्दी ठीक होता है। जो रेमिफिकेशंस होते हैं, जो कैविटी होती है, जल्दी हील करती है, पेशेंट को ज्यादा पेन नहीं होता, पेशेंट को ज्यादा पस नहीं बनता है। सबसे ज्यादा अच्छी बात है रिकरेंस जो फिस्टुला में होता है वो बहुत कम हो जाता है। हाँ, चूंकि अभी हमने आपको बताया था कि इस मॉडल से भी हम डिस्कस करेंगे, तो जो हमने आपको पिक्चराइजेशन किया था उसका हमने देखिए बना रखा है। तो ये तो नहीं है, यहाँ पे देखिए ये एब्सेस हमने जो येलो येलो शो कर रखा है, ये हमने एब्सेस शो कर रखा है। ये इश्यूएनल स्पेस का एंटीरियर साइड है, और ये डीप पोस्ट, ये एंटीरियर साइड का जो डीप स्पेस होता है उसमें है।
तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये एब्सेस मान लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यहाँ है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक विंडो बनाएंगे बड़ा सा। अब विंडो बनाकर हम यहाँ से क्या करेंगे, 12 ओ क्लॉक से 12 ओ क्लॉक तक क्या करेंगे, एक छारसूत यहाँ पे हम लाइगेट कर देंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक छारसूत हमने यहाँ से लाइगेट कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इंटरनल ओपनिंग है वो कवर हो जाएगा। अब चूंकि इस एक्सटर्नल ओपनिंग को हम जब वाइड कर देंगे तो इधर का जो पस है वो धीरे धीरे इससे ड्रेन होके तो निकल जाएगा, लेकिन इस साइड का जो पस है वो ड्रेन नहीं होगा। क्यों नहीं ड्रेन होगा, देखिए जब हम दिन भर चलेंगे तब तो ड्रेन होगा, लेकिन जब हम रात में सोएंगे तो हम किस पोजीशन में सोते हैं, सुपाइन पोजीशन में। सुपाइन पोजीशन ये हो गई। अब क्या होगा कि जो पस यहाँ पे इकट्ठा है वो किधर भागेगा, वो आपका 6 ओ क्लॉक की तरफ भागेगा। और यहाँ पे डीप जो आपका इश्यूएनल फोसा होता है उसमें बहुत स्पेस होता है। इस स्पेस में होने की वजह से, और यहाँ पे क्या होता है, फैटी टिश्यूज होते हैं। फैटी टिश्यू जो होते हैं बहुत तेजी से गल जाते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से पस बहुत तेजी से बनना शुरू होता है और नीचे की तरफ कलेक्ट होना शुरू होगा। तो आपको जहां पे ये एब्सेस का लास्ट पॉइंट है वहां पे भी आपको एक ड्रेन, एक ओपनिंग बनाकर एक छारसूत्र आपको ऐसे वहां पे भी लाइगेट करना पड़ेगा। अब इससे क्या फायदा होगा कि जो इस एरिया का पस होगा वो इस ओपनिंग से निकलेगा, जो इस एरिया का पस होगा वो इस ओपनिंग से निकलेगा। तो जितना ज्यादा फिस्टुला के ट्रीटमेंट ड्रेनेज रहेगा उतना जल्दी आपका फिस्टुला ट्रैक हील करना शुरू होगा। एक ही हो गया। दूसरा, हाँ देखिए किसी भी एब्सेस को जब आपको ठीक करना होता है तो एक नियम होता है, आपने पढ़ा होगा। जब आप पढ़ेंगे तो जैसे मान लेते हैं कि ये पेशेंट है और यहाँ पे इनको एब्सेस हो गया, यहाँ पे एब्सेस हो गया है। तो एब्सेस में क्या होता है, एब्सेस मतलब फोड़ा, उसमें एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट। और एक होता है कि मोस्ट डिपेंडेंट पॉइंट। ये एब्सेस का जो सबसे नीचे बेस, मतलब जो निचला हिस्सा होता है, मान लो लिथोटमी पेशेंट लेटा है तो ये होगा मोस्ट डिपेंडेंट पॉइंट। क्या होता है, मोस्ट डिपेंडेंट पॉइंट। तो किसी भी फिस्टुला, किसी भी एब्सेस को अगर हम बात करें तो ठीक करने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान। मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में जब फोड़ा बनता है एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे वो एब्सेस फूटने वाला होता है, जहां से वो ब्रस्ट होने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट। और जहां तक एब्सेस फैला होता है उसका जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मोस्ट डिपेंडेंट पॉइंट। तो इसी तरह एब्सेस में भी, चाहे वो आपका पेरिनेल रीजन का एब्सेस हो चाहे बॉडी में कहीं भी एब्सेस हो, तो ये इसका हो जाएगा मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट और ये हो जाएगा उसका मोस्ट डिपेंडेंट पॉइंट। तो आपको क्या करना है, दो जगह ओपनिंग बनाना पड़ेगा। मोस्ट जो डिपेंडेंट पॉइंट होता है वो सबसे मोस्ट ड्रेनेज पॉइंट होता है, यानी यही एक ऐसा पॉइंट है जो इस एब्सेस के अंदर जो भी पस का कलेक्शन हुआ है वो इसी ओपनिंग से सबसे तेजी से निकलेगा। और चूंकि यहाँ पे ओपनिंग बनने वाली है तो यहाँ तो ओपनिंग बन ही जाएगी नेचुरल। तो आपको जब भी किसी एब्सेस को ठीक करना है, अगर वो एक इंसिजन से, इंसिजन यानी जो एब्सेस में क्या लगाते हैं, क्रूसिएट इंसिजन। कौन सा इंसिजन लगाते हैं, क्रूसिएट। क्रूसिएट इंसिजन लगाने के बाद अगर आपके एब्सेस का पूरा पस अगर पूरा ड्रेन नहीं हो पा रहा है तो आपको एक इंसिजन मोस्ट डिपेंडेंट पॉइंट पे लगाकर इसको ड्रेनेज को मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी भी एब्सेस को जल्दी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में भी यही है कि हमें मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट और मोस्ट डिपेंडेंट पॉइंट को देखते, ध्यान में रखते हुए इस तरह के केस को सॉल्व करना चाहिए। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा फिस्टुला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसको इसी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा। धन्यवाद।